नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश और आज हमने टॉपिक लिया है भारतीय इतिहास का मौर्य काल। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में लगभग इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को हम डीपली गहनता से अध्ययन करेंगे ताकि अभी राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती रीट पटवार जैसी लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम का आपका ये सिलेबस जो इंडियन हिस्ट्री का हम ज़रूर कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो फर्स्ट देखो हम बात करते हैं मौर्य काल की। तो मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में क्या है कि जानकारी कहीं कहाँ से हमको मिलती है। इनमें से कुछ स्रोत हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत की बात करें जैसे पुस्तकें हैं, चाणक्य की अर्थशास्त्र है और अशोक के शिलालेख वगैरह हैं। इनसे हमें क्या मिलती है, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान सम्राट थे। तो बात करते हैं हम मौर्य काल के बारे में। तो मौर्य काल के बारे में बात करें तो अगर कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, इनके स्रोत क्या क्या हैं। तो स्रोत की बात करें तो एक तो साहित्यिक स्रोत है, जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र हो गई। फिर बात करें पुरातत्व, पुरातत्व जो पुरातात्विक स्थल है जैसे पुरातात्विक शिलालेख हैं, एक आपके शिलालेख अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनके बारे में, मौर्य काल के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिलती है। तो बात करते हैं हम कि कौन सा स्रोत। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि चंद्रगुप्त गणानंद के दरबार में राजपुरोहित था। किसके दरबार में? गणानंद, जिसे धनानंद भी बोलते हैं। यह नंदवंश का शासक था। नंदवंश का शासन था, विलासी राजा था, भोग विलास में ज्यादा रहता था। इसमें जनता या फिर प्रजा की कोई इसमें कोई वो दुख दर्द नहीं समझता था। इसलिए जो चंद्रगुप्त चाणक्य था उसका जब इन्होंने विरोध किया तो चाणक्य को बेइज्जती करके वहां से इसको चाणक्य को अपने दरबार से भेज दिया। तब चाणक्य ने निर्णय लिया और अपनी सिक्का, जैसे चोटी, सिक्का को खोल के निर्णय लिया कि मैं नंद वंश को क्या कर दूंगा, समाप्त करके रहूंगा। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, नंदवंश गणानंद का वध करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ये पूरी इसमें थोड़ा सा डिटेल से खाने के रूप में है। तो देखो बात करते हैं 323 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व ये चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य का कार्यकाल है। इसमें हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, उनके शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे और उनके मौर्य काल था उसका प्रशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। आप ये मत सोचना कि एक वीडियो में ये पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला है, इसके लिए हमको 2-3 वीडियो आपको जरूर देखने पड़ेंगे। तो देखो 323 298 ईसा पूर्व की बात करते हैं। तो देखो साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक। किसके द्वारा लिखी गई? चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से जाना जाता है या विष्णु गुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य नाम इसलिए पड़ा कि इसके पिता का नाम क्या था? चरक। पिता का नाम था चणक, चणक नाम था इसलिए इसका क्या पड़ गया? चाणक्य नाम पड़ गया। कौटिल्य था और विष्णुगुप्त इसको नाम से जाना जाता है। अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और राजनीति विज्ञान की यह पुस्तक है, राजनीतिक विज्ञान। अब देखो नाम तो इसका है अर्थशास्त्र और ये पुस्तक इसकी है राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है। संस्कृत इसकी
भाषा है। बात करें तृतीय पुरुष शैली, शैली इसकी तृतीय पुरुष शैली इसकी, इसके अंदर क्या है 15 तो आपके हैं अभिकरण, 180 अनुकरण, 6000 श्लोक। अभिकरण को आपको पता है, अभिकरण बोलते हैं भाग 15, भाग अनुकरण की बात करें तो उपभाग 6000, इसमें श्लोक की बात की गई है। अब देखो 15 अभिकरण है, 15 भाग है, तो उसमें से हम प्रथम भाग की बात करते हैं। लगभग जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से वो आप पढ़ लेते हैं, कि सभी को पढ़ना थोड़ा सा आपको याद करने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए आपको लगभग मोस्ट है वो पढ़ लीजिए। तो प्रथम भाग में बात की गई है विनयाधिक, विनयाधिक राजा के व्यवहार के बारे में बात की गई इसमें। बात करें द्वितीय भाग की, तो द्वितीय भाग में क्या है, फर्स्ट में विनयाधिक राजा के व्यवहार की बात की गई है, दूसरे में जो आपके अध्यक्ष प्रचार थे उनके बारे में द्वितीय भाग में इसमें उल्लेख किया गया। बात करें तृतीय भाग की, तो तृतीय भाग में आपके दीवानी न्यायालय था, जिसको धर्मस्थलीय न्यायालय कहा जाता था। धर्मस्थलीय न्यायालय, ये कौन सा न्यायालय था आपका, दीवानी न्यायालय था। फिर चतुर्थ भाग की बात करें, तो चतुर्थ भाग था आपका कंटक शोधन, जिसको हम फौजदारी न्यायालय बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, फौजदारी न्यायालय। बात करें मोस्ट की छठे भाग की, तो ये हो जाएगा आपका जो सप्तांग सिद्धांत थे, क्या थे सप्तांग सिद्धांत, उसकी बात की गई इसमें। सप्तांग सिद्धांत की छठवें भाग में बात की गई है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलो भाषा संस्कृति राजनीति विज्ञान की पुस्तक थी, तृतीय पुरुष शैली थी, 15 व्याकरण, 180 कानून, 6000 अनुकरण और 6000 श्लोक के बारे में थे, और ये 15 भाग में से जो इम्पोर्टेंट थे आपके उनके बारे में हमने ये पढ़ लिया है। अब देखो अर्थशास्त्र में चाणक्य द्वारा एक महत्वपूर्ण रास्ते की बात की गई है, जिसका नाम है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की बात की गई है। ये जो रास्ता है वो श्रावती से प्रतिष्ठान, श्रावती से प्रतिष्ठान, जिसे पैंठन भी बोलते हैं, श्रावती से प्रतिष्ठान के लिए जाता है। इसे महत्वपूर्ण मार्ग की भी बात की, जिसे दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। बात की गई है कि इसमें आपकी जहाज रहने की भी बात की गई है, जल सेना भी रही होगी, जहाज रहने की भी बात की गई है। और अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है, 9 प्रकार के दास का उल्लेख भी है। और तलाक के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, जो आपका तलाक है उसके लिए मोक्ष शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया मोक्ष शब्द का। और गुप्तों के लिए गूढ़ पुरुष, जो गुप्त थे, गुप्तचर थे, उनके लिए गूढ़ पुरुष का शब्द का प्रयोग किया, गूढ़ पुरुष का प्रयोग किया गया है। चलो तो अब हम देखते हैं जो अपनी मेगास्थनीज है उसकी इंडिका पुस्तक के बारे में, कि वो मौर्य काल के बारे में हमें क्या जानकारी देती है। बात करें मेगास्थनीज की इंडिका की, तो ये सेल्यूकस निकेटर था,
उसका राजदूत था, ये सेल्यूकस निकेटर था यूनानी शासक। एक यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत था मेगास्थनीज। और जब बात करें 305 ईसा पूर्व की, हम बात करें 305 ईसा पूर्व की, तब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जब युद्ध हुआ, तो उसमें क्या हुआ, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर ने इस युद्ध में हार के कारण अपनी बेटी कारण हेलना का विवाह कर दिया, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भी दिए उपहार में। और सेल्यूकस निकेटर ने अफगानिस्तान जैसे काबुल का लगभग जो सेक्टर था, उन्होंने किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को वो दे दिया। और अपनी बेटी कारण हेलना का विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। 305 ईस्वी ईसा पूर्व की बात करें तो तब मेगास्थनीज को क्या किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन का वर्णन है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन। चाणक्य अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इंडिका है, उसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का पूरा वर्णन इसमें है। तो देखो इसमें क्या है, इंडिका है उसमें 1/4 भाग भू राजस्व के रूप में बताया गया, भू राजस्व के रूप में 1/4। और जो अर्थशास्त्र थी चाणक्य की, उसमें 1/6 बताया गया। ये तो अर्थशास्त्र कहता है 1/6 और इंडिका कहता है 1/4। बात करें, देखो ये जो इंडिका है वो अपने मूल रूप में नहीं है, यह मूल रूप में नहीं है। 1846 के अंदर स्वानबेग ने क्या किया, इंडिका इस पुस्तक का प्रकाशन किया। 1846 में स्वानबेग ने क्या किया, प्रकाशन किया। और 1891 में मैकग्रिंडल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। किसका कर दिया, इंडिका पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया 1891 में मैकग्रिंडल ने। और स्वानबेग ने 1846 में इसका क्या कर दिया, प्रकाशन कर दिया। कारण हेलना वो आपको लगभग पढ़ दिया, 1/4 आप ये याद रखें। तो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में जो पाटलिपुत्र है इसके लिए पोलीब्रोथा नाम का शब्द का प्रयोग किया। कौन शब्द का, पाटलिपुत्र के जो पाटलिपुत्र है उसके लिए पोलीब्रोथा शब्द का यूज किया है। और कहाँ बताया है, गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर, सोन नदी के संगम पर इसको बताया है। किसको, पाटलिपुत्र को। और किस नाम से, पोलीब्रोथा के नाम से, गंगा और सोन नदी के संगम पर बताया। बात करते हैं कि नगर प्रशासन की बात करें तो मेगास्थनीज ने 6 समितियों के बारे में बात की कि नगर प्रशासन में 6 समितियां थी, उनमें प्रत्येक में 5 सदस्य थे। इसमें 6 समितियों की बात की है, 6 समितियों की बात करें और प्रत्येक में 5 सदस्य थे, तो टोटल 30 सदस्यों वाली एक पूरी बेंच थी। 6 समितियां थी। अब वो 6 समितियां कौन कौन सी थी वो हम चलो देखते हैं। तो देखो नगर प्रशासन की बात करें तो फर्स्ट है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में 6 समितियां और उनके 5-5 सदस्य, 30 सदस्य। तो अगर फर्स्ट अगर समिति की बात करें हम, कौन सी 6 समितियां थी। फर्स्ट की बात करें तो आपकी थी शिल्प कला समिति। शिल्प कला समिति, तो फर्स्ट शिल्प कला समिति। और सेकंड है आपकी
विदेश समिति। थर्ड आपकी जनसंख्या समिति, जन्म मरण का लेखा जोखा रखा जाता था, और जो टैक्स था उसके लिए भी जनसंख्या को इसमें इन्वॉल्व किया जाता ताकि कितना टैक्स आया कितना नहीं आ रहा है, जनसंख्या समिति। बात करें चौथी समिति की तो ये आपकी हो जाएगी उद्योग समिति, उद्योग व्यापार समिति। पांचवे की बात करें तो ये हो जाएगी वस्तु निरीक्षक समिति। कौन सी वस्तु कहाँ किसका निरीक्षण है, वो निरीक्षक समिति, निरीक्षक समिति। और छठवीं जो समिति है वो है आपकी कर समिति। ये 6 समितियां थी नगर प्रशासन में, जिनमें प्रत्येक में 5-5 सदस्य थे। टोटल 30 सदस्य की बात करिए, आप ये नोट कर लीजिए। अगर बात करें हम, ये आप गया नगर प्रशासन। अब बात करें सैन्य प्रशासन की। मेगास्थनीज की इंडिका के सैन्य प्रशासन क्या क्या था उनके अनुसार। तो सैन्य प्रशासन की बात करें तो देखो सैन्य प्रशासन में 6 समितियां थी, इसमें भी 6 समितियां थी। अब कौन कौन सी, वही 5 सदस्य, वो टोटल 30 थे इसमें। अब देखो फर्स्ट इसमें है देखो फर्स्ट बात की करें तो जल सेना समिति। फर्स्ट आपकी थी जल सेना समिति। दूसरे की बात करें तो रसद सेना समिति। थर्ड की बात करें तो पैदल सेना समिति थी। फोर्थ की बात करें तो आपकी अश्व सेना समिति थी। और बात करें तो गज सेना समिति थी। और रथ सेना समिति थी। ये 6 समितियां थी। कौन कौन सी, जल सेना समिति, रसद सेना समिति। अब जो जल सेना थी वो तो आपको पता है। रसद सेना समिति की बात करें तो सेना को भोजन हथियार सुविधा सब उपलब्ध कराना, वो रसद सेना का। पैदल सेना थी अलग से, अश्व जो घोड़ों की सेना थी वो अलग से, उनका जो समिति थी वो अलग थी। गज सेना जो हाथियों की जो सेना थी उनके लिए अलग समिति थी। और जो रथ की जो सेना थी उनके लिए अलग समिति थी। प्रत्येक में 5-5 सदस्य थे। वही इस नगर प्रशासन की तरह इसमें बताया गया है। हमने भू राजस्व की बात कर ली कि इसमें 1/4 था, और उसमें कौटिल्य के अनुसार कितना था, 1/6 था। चलो तो अब हम बात करते हैं मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें एक महत्वपूर्ण रास्ते की बात की गई है। तो वो रास्ता कौन सा है, चलो वो देखें। तो देखो महत्वपूर्ण रास्ता है वो है आपका उत्तरापथ। अर्थशास्त्र में आपने कौटिल्य के अनुसार एक दक्षिणापथ महत्वपूर्ण रास्ते की बात हमने की थी, जो आपका श्रावस्ती से प्रतिष्ठान के लिए जाता था, महत्वपूर्ण मार्ग था। और मेगास्थनीज ने बात की उत्तरापथ की। यह महत्वपूर्ण मार्ग है, इंपॉर्टेंट मार्ग, महत्वपूर्ण मार्ग था। अब ये देखो, ये आपका जो बंगाल के सोनार गांव से पाकिस्तान में एक जगह है पेशावर, उसके पास पुष्कलावती तक जाता था। पाकिस्तान के पुष्कलावती तक, बंगाल के सोनार गांव से पाकिस्तान के पुष्कलावती तक ये जाता था। इसका जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। निर्माण की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया इसका निर्माण। अगर इसको पक्का की बात करें, इस जो सड़क थी इसको पक्का किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी के टाइम पर पक्का करवा दिया इसको। किसके टाइम पर, शेरशाह सूरी के टाइम पर इसको पक्का करवा दिया गया। जो ये रोड थी, ये जो महत्वपूर्ण मार्ग था, इसको पक्का शेरशाह सूरी के कार्यकाल में इसको पक्का किया गया। फिर बात करें इसको,
इसको नाम दे दिया गया ग्रांड ट्रंक रोड। किसके? ब्रिटिश गवर्नर ऑकलैंड के कार्यकाल में। ऑकलैंड के कार्यकाल में ग्रांड ट्रंक रोड नाम दे दिया गया इसका। ऑकलैंड के कार्यकाल में पक्का शेरशाह सूरी के टाइम पर और निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका करवाया था। चलो तो बात ये यहाँ तक तो अपनी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं आगे की। मेगास्थनीज की जो इंडिका थी उसमें असत्य कुछ बातें थी, उस असत्य बातों के बारे में पढ़ते हैं। तो लिख लो, हेडिंग है मेगास्थनीज की असत्य बातें। मेगास्थनीज की असत्य बातें। अब कौन कौन सी असत्य बातें थी उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट बात थी कि भारत में जाति प्रथा 7 प्रकार से थी। उसने अपने इंडिका में जाति प्रथा कितने प्रकार से बताई? 7 प्रकार से बताई। कौन कौन सी बताई? देखो, फर्स्ट थी दार्शनिक, कर्षक, ग्वाले, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक। निरीक्षक थे जो उसकी जांच करते थे। और लास्ट थे सभासद। और सबसे कम संख्या थी इनकी, जो सभासद है वो सबसे कम संख्या इनकी थी। ये 7 प्रकार से जाति प्रथा के बारे में उसने बताया। मगर ये बात गलत थी, क्योंकि उस टाइम क्या था, वर्ण व्यवस्था थी, जिसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। कौन सी थी? तो मैं थी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण की अगर हम बात करें तो वर्ण का अर्थ होता है, हम रंग से भी लगा सकते हैं और व्यवसाय से भी लगा सकते हैं। तो रंग और व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय के टाइम उसमें वर्ण व्यवस्था थी। कौन कौन सी आपकी? एक तो ब्राह्मण थी, क्षत्रिय थी, वैश्य थी और शूद्र थी। इन 4 में थी। क्षत्रिय जो ब्राह्मण थे उनका पूजा पाठ करना, पढ़ाई लिखाई का करना वो था उनका। और क्षत्रिय जो युद्ध वगैरह करते थे। और वैसे जो शिल्प व कारीगर उस श्रेणी में आते थे। और शूद्र उनकी सेवा के लिए लगभग आते थे। उनकी बातों का करेंगे। और कौटिल्य, उस समय शूद्रों की व्यवस्था थोड़ी ठीक थी, क्योंकि कौटिल्य के शास्त्र में कहा गया कि उस समय वैश्य और शूद्रों को भी सेना में स्थान दिया जाता था। चलो, तो इनकी बात भी हमने कर ली। अब देखो, बात करते हैं हम कि जो मेगास्थनीज है उसने अपने इंडिका में यह भी कहा। क्या कहा? देखो, कि जो भारतीय थे उनको लेखन कला का ज्ञान नहीं था। अब ये बात भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडस वैली से अगर अब हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो उस समय एक ऐसी लिपि भी है जो आज तक किसी को कोई पढ़ भी नहीं पाया। और उसके पहले से हमको क्या है, लेखन कला का पूरा ज्ञान था भारतीयों को। इसलिए ये बात भी क्या हो गई, इसकी असत्य हो गई। अब देखो, बात एक और करते हैं। इसमें है कि भारत में अकाल नहीं पढ़ते थे। क्या नहीं पढ़ते थे? अकाल नहीं पढ़ते थे। मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में अकाल नहीं पढ़ते थे। लेकिन एक तो सोहगोरा जो आपका उत्तर प्रदेश में है, और एक आपको महास्थान पश्चिम बंगाल, अभिलेख से पता चलता है कि उस समय क्या अनाज का वितरण और संग्रहण किया जाता था। अनाज का वितरण और संग्रहण उस समय भी किया जाता था, ताकि आपातकाल की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, ऐसी विषम परिस्थितियां हो, उस समय
विषम परिस्थितियों में क्या किया जाता था, अनाज का वितरण किया जाता था, और अगर सही हो तो उसमें संग्रहण करके आपातकाल स्थिति में उसको वितरण कर दिया जाता था। जैसे रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख, वे लगभग 150 इस पूर्व का माना जाता है, 150 का सब पूर्वी का। अब देखो बात करते हैं इसकी कि इसमें दो राजाओं का उल्लेख किया गया, दो राजाओं का, दो शासकों का, दो शासकों का इसमें उल्लेख है। फर्स्ट की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें उल्लेख है, और दूसरे की बात करें तो महान अशोक की बात की जाती है इसमें। अब देखो इसमें अब एक छोटी सी है सुदर्शन झील, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि वो लोगों के क्या कन्फ्यूज रहता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा उसको डिटेल से एनालिसिस करेंगे ताकि आपको एग्जाम की तरफ से कोई दिक्कत ना हो, आपको उसको याद करने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलो थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। देखो क्या है कि ये है आपकी सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, इसको आप थोड़ा सा गहनता से देख लें ताकि हम जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ रहे हैं ताकि आप कोई भी एग्जाम हो आप इजीली से आप उनको क्वेश्चनों को कर पाए ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप चैनल के साथ बने रहें। देखो इसमें बात करते हैं निर्माण की, तो इसका निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। उसमें प्रशासक कौन था वहां का, पुष्य गुप्त वैश्य, कौन था, पुष्य गुप्त वैश्य प्रशासक वहां का, और चंद्रगुप्त के टाइम पे निर्माण करवाया। बात करते हैं अशोक, इसमें इस झील का क्या करवाया गया, पुनर्निर्माण करवाया गया, झील का पुनर्निर्माण करवाया गया किसके समय, अशोक के समय। तो उस समय उसका प्रशासक कौन था, तो उस समय उसका प्रशासक था तुषार, ठीक है, तुषार। अब देखो बात करते हैं शासक रुद्र दमन की। रुद्र दमन की उस समय बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया, बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया। उस समय यहाँ का प्रशासक था आपका सुविशाख। फिर बात करते हैं गुप्त शासक स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त की बात करें तो उस समय इन्होंने बांध का भी पुनर्निर्माण कराया क्योंकि ये बार बार टूट रहा था। तो इस समय यहाँ का प्रशासक था, दो प्रशासक थे, प्रशासक में नाम आते दो प्रशासकों के थे, कौन कौन से, दत्त और चक्रपालित, इन दो प्रशासकों के नाम आते हैं। चलो तो आगे बात करते हैं विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस की जो आपकी पुस्तक, उसके बारे में कि उससे क्या हमें क्या क्या प्रमाण मिले मौर्य काल की विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस की बात करें तो 4वीं शताब्दी में इसकी जानकारी मिलती है, 4वीं शताब्दी की इसकी जानकारी मिलती है इसकी। भाषा आपकी इसमें संस्कृत, और इसको जासूसी ग्रंथ कहा जाता है। जासूसी ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जानकारी मिलती है किस चीज की, इसमें जानकारी मिलती है आपकी चाणक्य की योजनाओं की, चाणक्य की योजनाओं की। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, चंद्रगुप्त
मौर्य का राज्याभिषेक और नंद वंश का अंत। इनकी जानकारी किसमें मिलती है? ये जासूसी ग्रंथ मुद्रा राक्षस विशाखादित्य की जो मुद्रा राक्षस है उसके अंदर इसका पूरा वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो मुद्रा विशाखादित्य की मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त को वर्सल कुल का बताया गया। वर्सल जो निम्न कुल का बताया गया। निम्न कुल का इसमें बताया गया। किसमें? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वर्सल बताया गया, निम्न कुल का बताया गया। अब जो विशाखादित्य की मुद्रा राक्षस है इसका हिंदी में अनुवाद की बात करें, हिंदी में अनुवाद की बात करें तो वो किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1875 में एक बुक आई थी, पुस्तक थी उनके 1875 में। क्या नाम था उनका? भारत की दुर्दशा। ये भी आप थोड़ा सा याद रखें। 1875 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका हिंदी अनुवाद किया और ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की बुक थी भारत की दुर्दशा 1875 में जो आई थी। विशाखादित्य की मुद्रा राक्षस के बारे में हमने पढ़ा। अब देखो हम बात करते हैं क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सरित सागर की बात करते हैं। ये तो दोनों जो पुस्तक थी, ये जो महान विद्वान थे संस्कृत के, तो इन्होंने भाषा भी संस्कृत है इसकी। क्या है? भाषा इसकी संस्कृत है और 11वीं शताब्दी की है। 11वीं शताब्दी की है। और इन दोनों में जो चंद्रगुप्त है उसको नंदवंश का बताया गया। चंद्रगुप्त को नंदवंश का बताया गया। अब देखो क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सरित सागर एग्जाम में लगभग पूछ जाते हैं, इसको जरा याद थोड़ा जिसको ध्यान में रखें। देखो हमने बात की साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्य की बात करें तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो उसके बारे में हमने लगभग मौर्य काल का जितना भी स्रोत था साहित्यिक स्रोत उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। जो हम शिलालेखों पुरातत्व के माध्यम से हमें जो मौर्य काल की जानकारी मिलती है उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। और फिर उसके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उसके नगर प्रशासन के हम डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपका ये मौर्य काल है वो डिटेल से पूरा एनालिटिक तरीके से आपको डिटेल से पढ़ाया जाए, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।